Welcome to my channel, Brilliant Minds, an educational hub. Class 10, Social Science MCQ Practice. For board exams. Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in this series, we are going to start with the MCQ practice. I'll give you 20 questions of 1 marks each. Let's discuss with the MCQ questions. So first question is, what is the first question? See in your screen. In the above picture of the series Utopian Vision, the saints, angel and priest symbolize. So basically ये आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे आपकी ये पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ की गई है. ये जो यहाँ से आप देख रहे हो ये क्या है? लोगों की लाइन है, अलग अलग नेशंस की ये लाइन है. ठीक है. सो ऊपर से यहाँ पे आपकी एंजल्स हैं. ठीक है. ये सेंट्स हैं, आपके क्रिस्ट हैं. ठीक है. तो ये सब हमारे लिए क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? सो ऑप्शंस आर इक्वालिटी अमंग पीपल, फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, freedom of nations, या resentment against nations. So the correct answer is fraternity among nations. Just a minute. So ये यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है? fraternity among nations. fraternity means भाईचारा. तो ये आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यू के लिए. Let's continue with the second question. Certain events are given below. Choose the appropriate chronological order. First is your coming of Simon Commission to India, demand of Purn Swaraj in Lahore session of Indian National Congress, Government of India Act 1919 and चंपारण सत्याग्रह. तो कौन सा इवेंट कब हुआ था वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. इफ आई टॉक अबाउट साइमन कमीशन का डेट है 1928 यानी कि 1928. डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन 1930. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. चंपारण सत्याग्रह 1917. सो द करेक्ट आंसर इज योर 4. आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट. सो साइमन कमीशन आपका क्या था? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. साइमन कमीशन मींस ये कैसी असेंबली बनाई गई थी जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. सर जॉन साइमन जब ये बाहर से इंडिया में आए थे तो इनकी सारी जितनी भी असेंबली थी इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे. ठीक है. तो वो सारे जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के जो लीडर्स थे दे वर नॉट हैप्पी कि हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसी असेंबली बन रही है जिसमें हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है. सो उन्होंने इस चीज के लिए काफी प्रोटेस्ट किया. और किस चीज के नारे लगाए थे? उन्होंने नारे लगाए थे साइमन गो बैक के. ठीक है. नेक्स्ट इज योर पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं. ये लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में एक पूर्ण स्वराज पास किया. दैट मीन्स टोटल इंडिपेंडेंस. क्या मतलब होता है पूर्ण स्वराज का? टोटल इंडिपेंडेंस. तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया था. पूरी डेट लिख लो, इसके आगे डेट लिख लो. तो पूरी जो एक अनाउंसमेंट थी, पब्लिक अनाउंसमेंट 26 जनवरी 1930, अ डे विच द कांग्रेस पार्टली सिलेक्टेड. कांग्रेस ने इंडियंस को सिलेक्ट किया था ताकि वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सके. सो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था. क्लियर है? डेट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. 1930. ऐसे ही हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 में पास हुआ. ऐसे ही हमारा चंपारण सत्याग्रह चला था. ये इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था. सो इसको हम अगर क्रोनोलॉजी में लगाएं तो इसका फर्स्ट आंसर इज योर 1928, 1928, 1930, 1919 एंड 1917. तो ये लग गया हमारा क्रोनोलॉजी में. क्लियर? 1917, 1919. ठीक है. तो 4, 3rd. देन कमिंग ऑफ साइमन कमीशन 1928. डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका आंसर हो गया आपका 1930. तो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर रीजन फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था उसका मेजर रीजन क्या था? मेजर रीजन क्या था? द राइज ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर एंड एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, the abolition of slavery which reduced the need for the international trade, the decline in demand for raw materials like cotton and sugar, the establishment of the World Trade Organization regulating global trade. So, correct answer is A, option A, the rise of European colonial एम्पायर एंड एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या हुआ था कि आपका जो कॉलोनियल एम्पायर था ये काफी तेजी से बढ़ रहा था और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी काफी तेजी से एडवांसमेंट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी कई तरह की तरक्की हो रही थी, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। क्लियर? नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग ने। रेवोल्यूशनाइज द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन इन यूरोप। कहते हैं कि जॉन गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को, जिससे आपकी जो यूरोप में इंफॉर्मेशन थी वो काफी तेजी से फैल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इफेक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस के क्या इफेक्ट हुए? नंबर 1, रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। नंबर 2, growth of literacy and education. Number 3, decline in religious authority. Then number 4, strengthening of monarchies. So अब यहाँ पे देखिए क्या क्या था इसका आंसर। फर्स्ट, यस, रैपिड स्प्रेड न्यू आइडियाज और नॉलेज स्प्रेड हुए थे, डेफिनेटली हुए थे, फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ सेकेंड, ग्रोथ ऑफ, यस, लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ी थी, तभी तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रमोशन होना शुरू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइन, यस, रिलीजियस अथॉरिटी में कमी आई थी। तो यहाँ पे मोनार्कियाइज के लिए कोई भी बात नहीं कही गई थी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। सो यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच रिसोर्स इज रिन्यूएबल एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड short period of time through natural process? Number 1 option, fossil fuels like coal and petroleum, which take millions of years to form. Solar energy from the sun, which is available in abundance and continuously replenished. Mineral resources such as iron ore, which are formed over geological time. Non-renewable time scale है ये। Non-renewable resources like natural gas which cannot be regenerated once consumed. So क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा रिसोर्स जो हमारा रिन्यूएबल है एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, मतलब जो बहुत कम समय में रिप्लेनिश हो जाता है नेचुरल प्रोसेस की तरह। तो फॉसिल फ्यूल्स, नो, इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज अवेलेबल इन abundance and continuously replenished. Mineral resources such as iron ore which are formed over, इसको भी बहुत टाइम लगता है, तो ये जल्दी से रिप्लेनिश नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, यस, इसको भी टाइम लगता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोलर एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल भी है और ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारी रिप्लेनिश हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, The Western Ghats are recognized as one of the, Western Ghats आपको पता होगा, मैप में देखा होगा, इस तरह से इंडिया का जो है हिस्सा, ये वाला हिस्सा सारा क्या है आपका? वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये हमारे वर्ल्ड का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो चेक करते हैं। They are home to a vast number of endemic plant and animal species. The Western Ghats stretch across 8 Indian states from Gujarat to Tamil Nadu. ठीक है। देन उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, deforestation and habitat destruction are major threats to their biodiversity. The Western Ghats are primarily
डेजर्ट रीजन्स विद स्पेस वेजिटेशन। सो कौन कौन से ऑप्शन इसमें हमारे सही हैं? नंबर फर्स्ट, दे आर होम टू अ यस, यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा एंडेमिक एंड प्लांट स्पीशीज दो। नंबर टू, द वेस्टर्न घाट्स आर स्ट्रेच अक्रॉस 8 इंडियन स्टेट्स फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, यस, ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर मेजर थ्रेट्स टू देयर बायोडाइवर्सिटी, यस, दिस पॉइंट इज टू करेक्ट। द वेस्टर्न घाट्स आर प्राइमरी, नो, ये डेजर्ट रीजन नहीं है, तो ऑप्शन 4 हमारा नहीं है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now question number 7. Question number 7, match the column. Match the column A with column B and choose the correct option. Column A river, column B dam. तो कौन सी रिवर पे कौन सा डैम? महानदी, नर्मदा, चंबल और चेनाब। इसमें से इसको करने का जो तरीका है, जो एक शॉर्ट ट्रिक आपने यहाँ पे खेलनी है, सिर्फ अगर आपको एक ऑप्शन भी सही पता है तो आपका ये आंसर पूरा करेक्ट हो जाएगा। लाइक जैसे दिस इज चेनाब, है ना, चेनाब कहाँ पे आपका? ऑन सलाल, ठीक है। नर्मदा में कौन सा है हमारा डैम है? सरदार सरोवर। तो बी का 1, ओके, बी का आंसर क्या है हमारा? 1, और चेनाब का आंसर है 3, डी का 3। तो यहाँ पे देखो डी का 3 यहाँ पे गिवन है, और नर्मदा का सरदार सरोवर, तो ये रहा B1। सो ऐसे आप दो आंसर्स भी सही ढूंढ लोगे तो आपकी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सी हमारी करेक्ट हो गई? सिर्फ हमने 2 ढूंढे हैं, 2 ढूंढने से ही हमारी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो ए का 2, इट मींस महानदी पे हीराकुद, और देन हमारे पास था सी चंबल, चिंबल में आगे आपका राणा प्रताप सागर। तो 2 ऑप्शंस भी ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन, इवन एक आंसर या 2 आंसर्स आपको पता होंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? Concentrating all governmental powers in the central authority for efficient decision making, distributing governmental powers among various levels and branches to prevent misuse, allocating power solely to the legislative branch to ensure balanced governance, granting all powers to the executive branch to maintain order and stability. So पहले क्वेश्चन समझो, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑल गवर्नमेंटल पावर्स इन दी सेंट्रल, नहीं, ये पॉइंट नहीं है। एलोकेटिंग पावर्स, हम सिर्फ इसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच को ही नहीं देखते, सभी ब्रांचेस को देखते हैं। ग्रांटिंग ऑल पावर, सिर्फ एग्जीक्यूटिव, इसमें बोला है लेजिस्लेटिव, इसमें बोला है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी किसको बनाया गया है? गवर्नमेंटल पावर्स को। सो दीज 3 are not correct. So correct option is your B, distributing governmental powers among various levels and branches to prevent misuse. So ये वाला option आपका correct है। Now come towards the question number 9. India has adopted a federal system of government to accommodate diversity. Which of the following statement about Indian federalism are correct? Federalism basically, what do you mean by federalism? Federalism का मतलब है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब हमारे पास 2 पावर्स होती हैं, सेंट्रल में और स्टेट, मींस सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब इस तरह की हमारे पास 2 पावर्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। So first option is India is a union of states. Yes. States have autonomy in all matters. Power sharing between the union and state government in a basic feature of the Indian Constitution. ठीक है? So अब इसमें देखते हैं हमारा क्या कह रहे हैं। The power sharing arrangement can be easily changed by the union government. So India is a union of state. Yes, this point is correct. This point is correct. Option number 1 is
यस, इंडिया एक हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। स्टेट्स है ऑटोनॉमी नहीं, स्टेट्स के पास कंप्लीट पावर्स नहीं है कि वो मैटर्स को अपने आप देखें। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यस, ये एक बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी इजिली चेंज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं है, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन 1 एंड 3, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स पावर शेयरिंग को अच्छी तरह से रिलेट कर रही है। इट मींस हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ मेजर सोशल इशू इन इंडिया? नेक्स्ट, फर्स्ट, treating individuals based on their caste leading to social inequality and exclusion, promoting caste-based system to maintain social orders and hierarchy, encouraging the mixing of different castes to create a unified society, ignoring caste difference to ensure everyone is treated equally. So अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड, ये एक मेजर सोशल इश्यू क्यों है इंडिया में? ट्रीटिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर कास्ट लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटी, यस, कि जो हम इंडिविजुअल्स को ट्रीट करते हैं वो हमारी कास्ट को क्या करते हैं, हमारी कास्ट पे डिपेंड करते हैं, और ये यहां से क्या हो रहा है, हमारी सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन बढ़ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. So that's all in this series. We have done question 1 to question 10 and question number 11 to question number 20 we are going to do in the next session. इन questions को thoroughly पढ़ो, thoroughly इनके options को देखो और practice करो. So हमारा offline या online sessions भी चल रहे हैं जिसमें हमारी paid classes चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ practice papers we are providing you to go for the practice sessions. So those who wants to enroll, we are providing you the complete information in the description box. Kindly check it. So that's it for the day. Stay tuned for the next session. Thanks for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.